हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो से आपको इंट्रोड्यूस करें। ये वीडियो हमारा एनएलएम का पार्ट 3 है। आप पूछोगे एनएलएम मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो कहने में थोड़ा लंबा पड़ रहा है, शॉर्ट फॉर्म में उसको एनएलएम बोल दिया जा रहा है। और आपको समझाएं, इस वीडियो में या फिर एनएलएम के वीडियो में केवल एनएलएम ही नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन केवल नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि उससे जुड़ी अन्य जितनी भी जानकारियां हैं सब जानकारी दी जाएगी। अभी तो हमने न्यूटन्स लॉ आपको बताया भी नहीं और पार्ट 3 हमारा चल रहा है। इस पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे रेखीय संवेग के बारे में, लीनियर मोमेंटम। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो आप लोग कि हमको तो छोटे क्लास में संवेग केवल पढ़ाया गया था, ये रेखीय संवेग क्या होता है। तो आपको तो जिस क्लास में संवेग आपको पढ़ाया गया, संवेग वास्तव में दो प्रकार का होता है, एक रेखीय संवेग और एक कोणीय संवेग। तो उस क्लास में आपका कोणीय संवेग का कहीं नामो निशान नहीं था, तो जब एक ही संवेग पढ़ाना था तो सीधे संवेग पढ़ा दिया गया। फिलहाल यहाँ पे जिस क्लास में आप पहुंचे हो, यहाँ पे आपको दोनों प्रकार के संवेग आपको पढ़ने हैं। रेखीय संवेग भी पढ़ना है और कोणीय संवेग भी पढ़ना है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो लीनियर मोमेंटम और दूसरा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे अलग से नाम लिया जा रहा है। और फिलहाल अभी आप केवल रेखीय संवेग पढ़ने जा रहे हो, कोणीय संवेग भी पढ़ोगे, लेकिन आगे की वीडियोस में जब आपको पढ़ाएंगे दृढ़ पिंडों की गुणन गति एक टॉपिक है, तो उसमें आपको बताएंगे कोणीय संवेग के बारे में। फिलहाल यहाँ पे आपको एनएलएम की पढ़ाई के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की पढ़ाई के लिए आपका रेखीय संवेग का जानना बेहद जरूरी है। रेखीय संवेग होता क्या है, जो छोटी क्लास में पढ़ाया गया वही हम भी आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताएं, कोई भी पिंड है अगर गतिमान है, ठीक, तो उस पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम रेखीय संवेग कहते हैं, स्मॉल पी से लिखते हैं। जैसे आपको समझाएं, मान लो कोई पिंड है गतिमान है, उस पिंड का द्रव्यमान कितना स्मॉल एम है और उस पिंड का वेग कितना वी है, तो रेखीय संवेग को किससे लिखते हैं, पी से। और ध्यान रखना स्मॉल पी से, कैपिटल पी नहीं। कैपिटल पी से प्रायः प्रेशर लिखा जाता है, ठीक है, तो स्मॉल पी से। तो आप जानते हो, अभी हमने आपको क्या बताया कि किसी भी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस पिंड का रेखीय संवेग कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि रेखीय संवेग दैट इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे रेखीय वेग। ठीक, तो आप आगे यहां पे देखना, रेखीय संवेग को P से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से लिखते हैं और वेग को किससे, V से लिखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका यहां पे क्या निकला, P इज इक्वल टू mv। अच्छा, अब हम आपसे बात करें यहां पे, आप देखना, आप जानते हो वेक्टर और स्केलर, आप जानते हो सदिश राशियां, अदिश राशियां। V क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और M क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो हमेशा वेक्टर होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो निश्चित रूप से आपका ये क्या होगा, वेक्टर ही होगा। P इज इक्वल टू mv। अब रही बात इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप जानते हो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो आप जानते हो यूनिट ऑफ P, ये लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, आप देखना, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, तो आप जानते हो M का, तो M का क्या हो जाएगा, कैपिटल M। और वेग क्या क्या होगा, एल टी की पावर -1। ठीक, तो इस प्रकार से P का विमीय सूत्र क्या निकला, ml_t की पावर -1। ठीक, और आप यहां पे ध्यान रखना, जो संवेग आपका होगा वो संवेग आपका द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान के अनुक्रमणपाती होगा। और वही जो संवेग मतलब रेखीय संवेग आपका वेग पर निर्भर करेगा, वेग के अनुक्रमणपाती होगा। आपसे हम बात करें यहां पे, जैसे मान लो दो ईंटा है, एक अद्धा ईंटा, एक समूचा ईंटा। ठीक है, निश्चित रूप से अद्धा ईंटा, आप जानते हो ईंटा तो समझते होगा ना, जिसको आप इंग्लिश में ब्रिक बोलते हो, जिससे मकान बनता है। ठीक, तो आप जानते हैं एक अद्धा ईंटा, एक समूचा ईंटा है, तो निश्चित रूप से जो अद्धा ईंटा होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, जो समूचा ईंटा होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें कि ऐसा कि बेटा दोनों रखे हुए, आपसे कहें कि दोनों को समान वेग से गति कराओ, तो निश्चित रूप से बल लगाना पड़ेगा, तभी तो गति करेंगे। अच्छा, फिर आप बताओ, तो क्या दोनों पे बराबर बल लगाओगे और समान वेग से चलाना है, ध्यान रखना। बेशक आप यही कहोगे कि अद्धे ईंटे पे सर कम बल लगाएंगे और समूचे ईंटे पे क्या ज्यादा बल लगाएंगे। ठीक, यानी कि आप यहां पे देख रहे हो, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसको चलाने के लिए क्या आपको वहां पे क्या अधिक बल लगाना पड़ रहा है, और जिसका द्रव्यमान कम है उसको चलाने के लिए वहां पे क्या कम बल लगाना पड़ रहा है। और वहीं पे मान लो आपका एक अद्धा ईंटा, एक समूचा ईंटा, दोनों समान वेग से अगर गतिमान है और उनको अगर रोकना है, तो अगर रोकना होगा तो आप जानते हो जो समूचा ईंटा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, निश्चित रूप से रोकने के लिए उस पर क्या ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और जो अद्धा ईंटा है उसी वेग से गतिमान था जिस वेग से समूचा ईंटा गतिमान था, लेकिन जो अद्धा ईंटा उसको अगर रोकना होगा तो आपको वहां पे क्या कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम आगे थोड़ा सा आपको एक केस बताते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखना, इस जगह पे यदि द्रव्यमान एक समान हो, मतलब कोई दो पिंड हैं गतिमान हैं और दोनों के द्रव्यमान क्या एक समान है, ठीक है, परंतु वेग भिन्न भिन्न है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि दोनों दो समूचे ईंटें हैं मान लो, ठीक है,
और दोनों गतिमान है, लेकिन उनका वेग क्या अलग अलग है। तो ध्यान देना इसमें। आप जानते हो अभी तुरंत आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू एम वी, तो अगर P इज इक्वल टू एम वी है तो आप जानते हो P1 इज इक्वल टू एम इंटू V1, P2 इज इक्वल टू एम इंटू V2। अब अगर आपसे पूछें क्या बताओ बेटा इसमें हमने 1 2 लगाया, इसमें 1 2 लगाया, इसमें 1 2 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो थोड़ा सा ऊपर आप देखना, ऊपर आपने क्या लिखा है, यदि द्रव्यमान एक समान हो। दो पिंड है, दोनों के द्रव्यमान एक समान है, तो जब द्रव्यमान एक समान है तो यहां भी हम यहां भी हम। और नीचे आपने क्या लिखा, वेग भिन्न भिन्न हो, तो यहां पे वेग कितना V1, यहां पे वेग कितना V2, और दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हो। तो निश्चित रूप से जब वेग अलग अलग है तो संवेग भी तो अलग अलग होगा। ठीक, अब दोनों को अगर हम डिवाइड करें, यहां पे आप देखना ये ऐसे, अगर दोनों को हम डिवाइड करें तो आप जानते हो यहां पे m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और जब m से m कैंसिल हुआ तो आपका ये फार्मूला निकल के आया। ठीक, आप यहां पे कह सकते हो निश्चित रूप से कि अगर समान द्रव्यमान के दो पिंड हैं तो ऐसी दशा, और दोनों गतिमान हैं, तो जिसका वेग ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, जिसका वेग कम होगा उसका संवेग कम होगा। ठीक, और इसमें आपका यहाँ पे आप जानते हो 4 क्वांटिटीज हैं, कोई 3 दे के चौथा आपसे पूछा जाए, न्यूमेरिकल भी आप लगा सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। यहाँ पे सेकंड केस पे ऊपर हेडिंग आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के पिंड एक समान वेग से गतिमान हो, मतलब एक अद्धा ईंटा एक समूचा ईंटा है, मान लो हम ईंटे पे ही लेते हैं, इसलिए ले रहे हैं आपके यहाँ पे कि बेहतर, आप सभी ने देखा आपका मकान भी उसी ईंटे से बना हुआ है जिसको आप इंग्लिश में क्या ब्रिक बोलते हो। ठीक है, एक अद्धा ईंटा एक समूचा ईंटा हमने लिया, निश्चित रूप से द्रव्यमान कम ज्यादा होगा, समूचे ईंटे का द्रव्यमान ज्यादा होगा, अद्धे ईंटे का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। अच्छा, दोनों को हमने क्या किया, समान वेग से चलाया, मान लो समान वेग से दोनों गतिमान हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इस दोनों लाइन पे आप ध्यान देना, यहाँ पे आप जानते हो P1 इज इक्वल टू M1 इंटू V, P2 इज इक्वल टू M2 इंटू V। फिर आपसे पूछें कि बताओ बेटा V में हमने 1 2 क्यों नहीं लगाया, P में 1 2 लगाया, M में 1 2 लगाया, V में क्यों नहीं लगाया? तो अब ऊपर हेडिंग देख लेना, ऊपर हेडिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जानते हो वेग एक समान है, तो वेग एक समान है इसलिए वेग में 1 2 नहीं लगाया। अब दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक, तो आप जानते हो V से V कैंसिल हो जाएगा, और जब V से V कैंसिल हुआ तो आप जानते हो P1 अपान P2 दैट इज इक्वल टू M1 अपान M2। आप यूं कह सकते हो जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा। ठीक, और संवेग का मात्रा का भी आपने देख लिया, इसका भी सूत्र देख लिया। इस प्रकार से रेखीय संवेग के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। हमारी वीडियो को आपने देखा, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो तो आप डिसलाइक कर देना। ठीक, और पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। एक व्यक्तिगत बात आपसे करें बेटा, इसमें आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, एकलव्य का भी नाम सुना होगा, कहानी भी उनकी सुनी होगी। पूरी कहानी पे नहीं जाते लेकिन संक्षेप में बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया नहीं था। एकलव्य ने केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति रख के, फोटो रख के और खुद एक्सरसाइज करके, खुद मेहनत करके धनुष विद्या का ज्ञान अर्जन किया, और द्रोणाचार्य के जो परम शिष्य थे अर्जुन, उनसे भी बड़ा धनुर्धर बना। जब द्रोणाचार्य जान पाए, एकलव्य के पास गए, गुरुदक्षिणा मांग बैठे, और फिर भी उसने ईमानदारी से गुरुदक्षिणा दिया। और क्या दिया शायद आप लोग जानते होंगे, अपना अंगूठा इन्होंने मांगा, उसने अपना अंगूठा काट के दिया। आप परेशान ना हो, हम आपसे अपना अंगूठा काटने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंगूठे का इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। पहली बात तो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी तो डिसलाइक कर देना, कारण जरूर लिख देना वहाँ पे। गुरुदक्षिणा के रूप में सिर्फ इतना हम मांग रहे हैं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने तो बिना पढ़ाए गुरुदक्षिणा ले लिया था, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ इतना मैं आपको गुरुदक्षिणा के रूप में चाहता हूँ कि आपके साथ के क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को भी इस चैनल के बारे में आप जानकारी दो, उनको भी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करो, वो भी अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक करें वहाँ पे। ठीक, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में।